मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करते समय आप इस वीडियो को देख ले, पूरा स्ट्रेट लाइन अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। स्पेशली ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी अगस्त महीने में IIT JEE का एग्जाम देंगे या किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। उन लोगों को स्ट्रेट लाइन रिवीजन करना होगा, तो ये वीडियो देख ले। इसमें कंप्लीट थ्योरी स्ट्रेट लाइन का हम रिवाइज करवाने जा रहे हैं, जिससे आपको मदद मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमको आइडिया होना चाहिए स्लोप के बारे में। स्लोप बेसिक है। स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो उस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा। याद रखें, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पे गौर करें जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन है x और y में, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और जितना भी स्ट्रेट लाइन है, हर एक स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप जरूर होगा। तो यहां पे इस लाइन का जो स्लोप है वो m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी स्लोप का ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर आपके पास एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इस लाइन का स्लोप, यहां पे गौर करें, a का काम कौन कर रहा है? 2, और b का काम कौन यहां पे कर रहा है? 3। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -2/3। तो जितना भी लाइन होता है, हर एक लाइन का अपना अपना कुछ ना कुछ स्लोप होगा। और लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये था स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्म के बारे में। अब हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं लाइन का डिफरेंट फॉर्म। मतलब कि लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सिचुएशन में क्या होगा, अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है, तो हम लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है, इसमें आपका सबसे पहले आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। गौर करें, इस केस में क्या होगा कि लाइन पे एक पॉइंट गिवन होगा। यहां पे देखिए एक पॉइंट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, और लाइन का स्लोप गिवन होगा। यहां पे देखिए लाइन x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा तो इसका स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। तो यहां पे लाइन से रिलेटेड दो कंडीशन आपका पता है। एक कंडीशन है कि लाइन पे कोई एक पॉइंट मालूम है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और दूसरा लाइन का स्लोप मालूम है जिसका स्लोप क्या है? m। तो लाइन का इक्वेशन आपका बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मतलब जब पॉइंट पता हो लाइन पे और स्लोप पता हो लाइन का, तो हम इजीली लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉइंट पता होगा, देखिए पॉइंट पता है, और स्लोप पता होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं स्लोप पता है। अब हम यहां पे देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से हम डील करें। 2 पॉइंट फॉर्म, गौर करें, नाम से ही पता चला 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब कि यहां पे लाइन पे 2 पॉइंट आपको पता होगा। लाइन पे 2 पॉइंट आपको पता होगा। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास एक पॉइंट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास एक है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जो कि आप प्रीवियस स्लाइड में देखे।
अब आप बताइए खुद, यहां पे लाइन पे 2 पॉइंट अगर गिवन है, तो लाइन पे अगर 2 पॉइंट गिवन है तो आप आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये m आ गया। अब इस m के वैल्यू को हम यहां पे रखते हैं, तो जैसे हम यहां पे रखेंगे मेरे पास क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m के जगह पे ये कंप्लीट रखे तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये x1 है, इंटू x माइनस x1। इसका नाम 2 पॉइंट फॉर्म क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे लाइन से रिलेटेड 2 पॉइंट आपका गिवन है, इसलिए 2 पॉइंट फॉर्म नाम पड़ा। प्रीवियस केस में पॉइंट स्लोप फॉर्म पड़ा था, क्यों, क्योंकि वहां पे पॉइंट और स्लोप मालूम था। अब हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहां पे है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो देख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहां पे ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, ध्यान दें। जैसे ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस और यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस को a पे कट किया, y एक्सिस को b पे कट किया और ये आपका ओरिजिन। तो जहां पे आपका स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करेगा, जहां पे स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से x इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट। जहां पे आपका स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इस केस में क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि आपको स्लोप पता होगा और इंटरसेप्ट यहां पे y इंटरसेप्ट पता होगा। y इंटरसेप्ट आपको क्या होगा पता। आप देख सकते हैं ये लाइन है, यहां पे ये एंगल पता है कि ये एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan थीटा। मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो यहां पे आप गौर करें, m तो मालूम है। अब हम पॉइंट को ढूंढेंगे, तो ये जो आपका इंटरसेप्ट है ये कितना है, c है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, c बन जाएगा। क्यों 0, c बनेगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसलिए ये 0, c। अब यहां सोच सकते हैं कि सर ये निगेटिव क्यों नहीं बना। यहां पे c का वैल्यू का आइडिया नहीं है कि वेदर c इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे ये 0, c रखे। अब यहां पे x1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और y1 के जगह पे क्या रखेंगे, c, और m के जगह पे c। तो आप खुद देखिए ये क्या बना, y माइनस c इज इक्वल टू m माइनस 0। तो ये आपका y इक्वल टू mx प्लस c आ गया। तो ये था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और c जो है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। c किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इंटरसेप्ट। अब यहां पे आपके पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पे आपके पास क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस केस में क्या होगा कि आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम होगा। ध्यान दे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम होगा। जैसे यहां पे आप खुद देखिए, ये x इंटरसेप्ट a दिया हुआ है, ये y इंटरसेप्ट b दिया हुआ। तो यहां पे आप खुद देख सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है तो y क्या होगा, 0। तो y 0 होगा, तो ये a, 0 बना। अगर हम यहां पे देखें, ये देखिए कहां पे है, y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। x कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इस लाइन पे 2 पॉइंट मिल गया, एक 0, b और एक a, 0। आप पढ़ चुके हैं 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। या फिर ये 2 पॉइंट के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप, और किसी एक पॉइंट को हम x1, y1 माने। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, जहां पे a क्या है, x इंटरसेप्ट, और b क्या है, y इंटरसेप्ट। तो ये था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पे हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म को। नॉर्मल फॉर्म में आप देख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में क्या सिचुएशन होगा।
जैसे ये लाइन, हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब यहां पे इस लाइन से रिलेटेड दो कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन क्या है कि इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो P है। मतलब ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P होगा, जहां पे P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका? लाइन का। किससे? ओरिजिन से। P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का, जिस लाइन का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। किससे? ओरिजिन से। और ये अल्फा क्या है? ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो एंगल यहां पे आपका अल्फा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। अब यहां पे है रिडक्शन टू जनरल फॉर्म। रिडक्शन टू जनरल फॉर्म, यहां पे हमको करना क्या है कि मेरे पास जनरल फॉर्म का इक्वेशन गिवन है, जनरल फॉर्म का इक्वेशन गिवन है। यहां से हम पता करना चाहते हैं कि लाइन को देख के हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लाइन को देख के हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ये लाइन का इक्वेशन है, आपके पास ये क्या है? लाइन का इक्वेशन। ध्यान दें, आपके पास यहां पे ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर लाइन आपके पास है तो आप आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ए बाई बी। यहां पे a क्या है? x का कोएफिशिएंट है और b क्या है? आपका y का कोएफिशिएंट। b क्या है? आपका y का कोएफिशिएंट। हम y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है माइनस सी बाई बी। लेकिन अगर y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला इनकेस आप भूल जाते हैं तो इसका एक और तरीका है। अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को आप छिपा लें, x को आप छिपा ले या x के जगह पे 0 रख दे। तो अगर हम x के जगह पे 0 रख देते हैं तो गौर करें ये क्या बनेगा? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका y क्या बन गया? माइनस सी बाई बी बना। आप देख सकते हैं माइनस सी बाई बी। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना हो तो x इंटरसेप्ट के लिए आप y 0 करें, x इंटरसेप्ट के लिए आप y 0 पुट करें और y इंटरसेप्ट के लिए x 0। तो यहां पे x इंटरसेप्ट निकालना है, हम y के जगह पे 0 रख देते हैं। तो y के जगह पे 0 रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एकदम आराम से सिंपल सा बच्चा टाइप चीज है। x इज इक्वल टू देखिए माइनस सी बाई ए आ गया और ये आपका निकल गया x इंटरसेप्ट। तो लाइन दिया हुआ है, लाइन से हम आराम से 3 चीज निकाल सकते हैं। क्या क्या? स्लोप निकाल सकते हैं माइनस ए बाई बी, वाई इंटरसेप्ट निकालना x 0 पुट करे, x इंटरसेप्ट निकालना y 0 पुट करे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ओरिजिन से, मतलब ये लाइन ओरिजिन से कितने दूर पे है परपेंडिकुलरली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या इस लाइन का ओरिजिन से? तो उसका फॉर्मूला होगा c डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोई भी लाइन अगर आपके पास गिवन है तो उस लाइन से रिलेटेड हम क्या क्या पता कर सकते हैं? तो 4 चीज। क्या क्या? एक स्लोप माइनस ए बाई बी, एक y इंटरसेप्ट के लिए x 0, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 और लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से p इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था आपका कि हम लाइन से क्या क्या निकाल सकते हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें। अब ध्यान दें पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। यहां पे कोई एक कोऑर्डिनेट है, ये x2, y2 नहीं है, ये x, y है। ध्यान दें यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। और ये एंगल है लाइन का थीटा x एक्सिस के साथ। तो यहां पे x, y, x1, y1 थीटा और r, x, y, x1, y1 थीटा और r के बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r।
जहां पे आर क्या है, व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? फिक्स्ड पॉइंट का। किससे? अननोन पॉइंट से। एक्स कॉमा वाई को हम अननोन पॉइंट कहते हैं। ये क्या है? अननोन पॉइंट। और ये क्या है? आपका फिक्स पॉइंट या गिवन पॉइंट। तो आर जो है आपका अननोन पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। x1 कॉमा y1 क्या है? फिक्स पॉइंट। x कॉमा y क्या है? अननोन पॉइंट या जो पॉइंट आपको फाइंड करना। अब सवाल उठता है कि सर ये थीटा क्या है? थीटा है उस लाइन का एंगल जिस लाइन के अलोंग, थीटा है उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ जिस लाइन के अलोंग हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। याद रखें, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन with x axis along which we measure the distance, along which we measure the distance। तो फॉर्मूला क्या हो गया? x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta is equal to r। इसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं और डिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब हमको यहां पे पता करना है दो पॉइंट का पोजीशन लाइन के रिस्पेक्ट में। दो पॉइंट का पोजीशन लाइन के रिस्पेक्ट में। जरा सोचे, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये एक लाइन है। तो ये एक लाइन और मेरे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट हम मान देते हैं P और दूसरा पॉइंट मान देते हैं Q। तो ये P और Q का रिलेटिव पोजीशन लाइन के कंपैरिजन में क्या हो सकता है? P और Q का रिलेटिव पोजीशन लाइन के कंपैरिजन में क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि P यहां हो और Q यहां हो। तो गौर करें, ये P और Q इस लाइन के सेम साइड है। या फिर ये हो सकता है कि P यहां हो और Q यहां हो। यहां भी आप देखिए P और Q दोनों लाइन के ऊपर है, मतलब दोनों लाइन के सेम साइड है। तो एक ये हो सकता है कि P और Q जो है वो लाइन के सेम साइड है। या फिर हो सकता है कि P इधर हो और Q इधर हो। तो गौर कीजिए, P इस लाइन के नीचे है और Q इस लाइन के ऊपर, मतलब P और Q क्या है? अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। तो जब कभी भी दो पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन पता करना हो तो रिलेटिव पोजीशन दो ही तरह का हो सकता है। या तो वो दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड हो, या तो नीचे हो या तो ऊपर हो, या फिर वो दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड हो। तो इसका तरीका क्या है कि अगर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड होगा, अगर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड होगा तो इन दोनों पॉइंट को लाइन में पुट करें। तो देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c, इसको पुट किए। फिर x2 कॉमा y2 को इसमें पुट करें, ax2 प्लस by2 प्लस c। इसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो लाइन के सेम साइड है। दोनों को पुट करने के बाद रेशियो अगर पॉजिटिव आता है, मतलब वो दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है। और अगर रेशियो नेगेटिव आ जाए, मतलब वो लाइन के अपोजिट साइड है। मतलब ये इस केस में नेगेटिव आएगा और इन दोनों केस में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। याद रखें, अगर हम दोनों दो पॉइंट का हमको रिलेटिव पोजीशन पता करना हो तो दोनों पॉइंट को जाके लाइन में पुट करें। अगर दोनों पॉइंट को लाइन में पुट करने के बाद पॉजिटिव आता है, मतलब कि वो दोनों पॉइंट जो है लाइन के सेम साइड है। और अगर नेगेटिव आता है, मतलब वो दोनों पॉइंट जो है वो लाइन के अपोजिट साइड है। तो ये था आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स। फिर यहां पे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या। जैसे अगर आपके पास ये एक लाइन और ये एक लाइन, गौर करें ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। दो लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा, यहां पे गौर करें, इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, इस लाइन पे भी बहुत सारा पॉइंट, तो इन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट ये है कि नहीं? तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसी को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करे या फिर दो लाइन का जो एक कॉमन पॉइंट होगा उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं? अगर आपके पास दो लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन, और दूसरा लाइन है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन। अब खुद देखिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। मतलब कि जब कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है
जब कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो सिंपली दोनों को सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। ये केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन के लिए ही नहीं है। अगर सर्किल और लाइन है, वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सर्किल और लाइन को सॉल्व करें, पैराबोला और लाइन है तो पैराबोला और लाइन को सॉल्व करें, इलिप्स और लाइन है तो इलिप्स और लाइन को सॉल्व करें। मतलब कोई भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उन दोनों कर्व को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो ये था आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। अब हम यहां पे देखते हैं कंकरेंट लाइन और कंकरेंट पॉइंट का कंसेप्ट कि ये सर कंकरेंट लाइन और कंकरेंट पॉइंट क्या होता है। देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है तो जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो से अधिक लाइन, यहां पे गौर करें, एक लाइन और यहां से पास किया तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन का मीटिंग पॉइंट एक है। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब तीन या तीन से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, जब तीन या तीन से अधिक लाइन का मीटिंग पॉइंट सेम हो, जब तीन या तीन से अधिक लाइन का मीटिंग पॉइंट सेम हो, तो उन तीनों लाइन को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। और जिस पॉइंट से वो पास करेगा, जो मीटिंग पॉइंट होगा, उसको हम कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। ध्यान दे, जब तीन या तीन से अधिक लाइन का मीटिंग पॉइंट, मतलब एक मीटिंग पॉइंट हो, तो जिस मीटिंग पॉइंट से पास करता वो मीटिंग पॉइंट ही कंकरेंट पॉइंट कहलाता है और वो तीनों लाइन को हम कंकरेंट लाइन कहेंगे। अब सवाल उठता है कि सर ये तीन लाइन कंकरेंट है, कैसे पता चलेगा? आप उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर तीन लाइन कंकरेंट है, तो ये देखिए लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका क्या बनेगा? 0। और भी बहुत तरीका होता है, जैसे हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके एक्स और वाई निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं, सेटिस्फाई किया तो ये कंकरेंट है। कंकरेंट पॉइंट भी निकाल लेंगे आराम से। ये तीन दिया हुआ है, अगर आपसे कोई कंकरेंट पॉइंट पूछा तो इन तीन में से आप किसी दो को सॉल्व कर दे, किसी भी दो को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंकरेंट पॉइंट। तो ये था आपका कंकरेंट लाइन और कंकरेंट पॉइंट के बारे में। अब हम यहां पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल। याद रखें, दो अगर पैरेलल लाइन है तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो यहां पे m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2। उसी तरह से अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा वो सेम होगा, ax प्लस by प्लस ये कांस्टेंट केवल चेंज करेगा, कांस्टेंट की जगह पे हम क्या रख देते हैं? लैम्डा। स्लोप हम क्या बताएं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो पहला दो टर्म में जो a और b है ये स्लोप के वजह से होता है। ये किसके वजह से होता है? स्लोप के वजह से। तो चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, इसलिए दोनों का पहला टर्म सेम हो गया। और चूंकि पोजीशन तो अलग है, कांस्टेंट जो है वो पोजीशन के वजह से होता है, तो यहां पे c था तो यहां पे क्या हो गया? लैम्डा। यहां पे c था तो यहां पे क्या हो गया? लैम्डा। तो ये था आपका पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। कोई भी लाइन अगर 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल अगर हमको कोई लाइन लेना हो तो पहला दो टर्म सेम रखे, 2x प्लस 3y और 6 के जगह पे लैम्डा कर दे इक्वल टू 0। ये लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन को यूज करके हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये था आपका पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। अब सेम तरीके से हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान दे, परपेंडिकुलर में क्या होता है? जैसे ये एक लाइन है और इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है,
तो हर एक लाइन का अपना अपना स्लोप होता है। मान देते हैं इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो इन दोनों स्लोप के बीच एक कंडीशन हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर हम इक्वेशन में देखें तो मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे। मतलब यहां पे x का कोएफिशिएंट a है तो y के साथ जाएगा, y का कोएफिशिएंट b है वो x के साथ, तो ये आपका bx आ गया और ये आपका ay आ गया। फिर इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करेंगे। यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस रहने दिए, यहां प्लस है तो यहां माइनस कर दिए। ध्यान दे, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दे, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करें और उसके बाद या तो आप x वाले का साइन चेंज कर दे तो y को सेम रखे, या फिर आप y वाले के साइन को चेंज करें x को सेम रखे। तो यहां पे x का साइन प्लस था तो प्लस ही रखे, y का साइन प्लस था तो माइनस कर दिए, और प्लस इसमें भी आपका कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या हो जाएगा, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 है। यहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एन इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। ध्यान दे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो यहां पे गौर करें, ये लाइन आपका गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका एक पॉइंट है x1, y1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की। तो इस पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं इस लाइन पे, वो कहां पे आके मिल रहा, P पे। तो O से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन ax प्लस by प्लस c पे, वो जहां पे मिलेगा उसी पॉइंट को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P हो गया। ये अगर मिरर का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप खुद सोचिए इमेज आपका नीचे होगा कि नहीं, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का डिस्टेंस और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, इक्वल। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक पॉइंट से लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वो लाइन से जहां पे मिलता है उस पॉइंट को हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। इस इमेज के लिए हम क्या करेंगे, जो लाइन है वो आपका मिरर का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से क्या होगा, बराबर। और दूसरा, ये तीनों ये और ये तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। तीनों आपका क्या होगा, कोलिनियर। तो अगर हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से हम आसानी से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अगर आपको इमेज निकालना हो तो एक मामूली सा हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा। इमेज के लिए सब कुछ तो सेम होगा, केवल यहां पे आप 2 लगा देंगे। याद रखें, इमेज के लिए यहां पे केवल क्या लगा देंगे, 2, उससे आपको क्या मिल जाएगा, इमेज। या फिर अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता चल जाए तो आप खुद देखिए, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के मदद से हम इमेज निकाल सकते हैं। तो ये था आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज निकालने का तरीका। अगर इनकेस आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप क्या है, माइनस a बाई बी। तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप भी हम निकाल सकते हैं। ये माइनस a बाई बी है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, b बाई a। तो इसका स्लोप निकल गया, पॉइंट मालूम है
तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन मालूम चल गया, ये लाइन पता है, दोनों को सॉल्व करे क्या निकल जाएगा मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकला तो ये जो पॉइंट होगा इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की मदद से हम इमेज निकाल लेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का पॉइंट से। ये आपका लाइन तो लीनियर होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता करना है। तो इसका फॉर्मूला होता P इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि इस पॉइंट को इस लाइन में रखेंगे, इस पॉइंट को लाइन में रखे तो x के जगह पे x1, y के जगह पे y1, तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी आया। और नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये था आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब यहां पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का पहला दो टर्म सेम होगा। आप देख सकते हैं दोनों का पहला दो टर्म सेम। इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। अब हमको यहां पे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस d माइनस सी डिवाइड बाय रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड हम इसलिए लिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो आप उसको पॉजिटिव बना दें। अब क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर पैरेललोग्राम का चारों साइड का इक्वेशन पता हो, पैरेललोग्राम के चारों साइड का इक्वेशन पता हो तो एरिया कैसे निकलेगा। आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए दोनों का पहला दो टर्म क्या है, सेम। यहां भी देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इससे दोनों का पहला दो टर्म क्या है, सेम। तो इसका फॉर्मूला होगा दोनों पैरेलल लाइन के कांस्टेंट का डिफरेंस। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो कांस्टेंट का डिफरेंस c1 माइनस c2। यहां पे इन दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस d1 माइनस d2। मॉड इसलिए क्योंकि हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, एरिया डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और नीचे क्या है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट a1 b1, फिर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट a2 b2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने जानते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। इससे आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली, लाइन भी फैमिली बनाता है। तो लाइन फैमिली कैसे बनाएगा, हर फैमिली में दो मेन मेंबर होते हैं। तो यहां पे भी दो मेन मेंबर, ये लाइन और ये लाइन, जिसमें एक का इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरे का इक्वेशन दिया हुआ। तो ये दोनों मेन लाइन है जिसको हम पेरेंट्स लाइन कहते हैं। ये दोनों क्या है, आपका पेरेंट्स है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, तो ये सब लाइन मिलके एक फैमिली फॉर्म करता है, जिसमें ये लाइन और ये दो लाइन दो पेरेंट्स लाइन है, और इन्हीं दो के मदद से ये सब लाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या होगा, या इन दोनों के इंटरसेक्शन से जितना भी लाइन पास करे उन सब का इक्वेशन क्या होगा। तो उन सब का इक्वेशन होता है फर्स्ट लाइन, ये देखिए फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। यहां पे फर्स्ट लाइन कोई भी हो सकता है और सेकेंड लाइन कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। ध्यान दे, फर्स्ट लाइन प्लस सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन, मतलब ये L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। जहां पे ये जो लैम्डा है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा जो वेरी करेगा लाइन टू लाइन। जैसे इस लाइन के लिए लैम्डा का वैल्यू कुछ होगा, इस लाइन के लिए लैम्डा का वैल्यू कुछ होगा, इस लाइन के लिए लैम्डा का वैल्यू कुछ और होगा। तो
तो पेरेंट्स लाइन, जो गिवन लाइन है उसको पेरेंट्स लाइन कहेंगे। उन दोनों के इंटरसेक्शन से जितना भी लाइन पास करेगा वो सब मिलके एक फैमिली बनाएगा, और बाकियों का जो इक्वेशन होगा वो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 होगा, जहां पर लैम्डा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा जो लाइन टू लाइन वैल्यू इसका वेरी करेगा, चेंज करेगा। और लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन की मदद से आप लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। सर्कमसेंटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दे। सर्कमसेंटर क्या है? यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे दो वर्ड है, परपेंडिकुलर और एक वर्ड है बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान दे, ये आपका एक ट्रायंगल ए बी सी, तो इस साइड पे परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि बराबर भाग में बांट दे। तो मानिए ये एक लाइन हुआ, ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। उसी तरह से इस साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक लाइन हुआ जो इस पे परपेंडिकुलर भी है, इसको बराबर भाग में बांटा भी। उसी तरह से इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको बराबर भाग में बांट भी दिया। ये तीनों लाइन का मीटिंग पॉइंट सेम है, तो ये तीनों लाइन जहां पे जाके एक दूसरे से मिलेगा उसी मीटिंग पॉइंट को हम सर्कमसेंटर कहते हैं। उसी मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सर्कमसेंटर। ये एक हो गया। दूसरा ये भी होता है कि ये आपके पास एक ट्रायंगल, हम एक सर्किल ड्रॉ किए, हमें क्या ड्रॉ किए? सर्किल ड्रॉ किए। तो गौर कीजिए, ये सर्किल ड्रॉ किए, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी हम सर्कमसेंटर कहते हैं। इस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं? सर्कमसेंटर। जहां पे ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स किस पे होना चाहिए? सर्किल पे। तो यहां पे इसको निकालने का बहुत आसान तरीका, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका गिवन होगा। तो अगर गिवन होगा, मान देते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान दिए x2, y2, उसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं x3, y3। अब आप खुद सोचिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट पता, हमको ये पॉइंट पता करना है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस साइड और इस साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अगर हम ये लाइन और ये लाइन का इक्वेशन निकाल ले तो हम आराम से सर्कमसेंटर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के मदद से ये पॉइंट निकलेगा कि नहीं? मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये पॉइंट निकाल लिए। फिर तो इसका ये पॉइंट निकल गया। यहां से आप बताइए AC का स्लोप निकलेगा। अगर AC का स्लोप निकल गया तो ये लाइन परपेंडिकुलर, तो इसका भी स्लोप निकल गया। तो इसका स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल गया। उसी तरह से इसका इक्वेशन निकाल के दोनों को हम क्या कर देंगे? सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका सर्कमसेंटर। इसके बाद आता है ऑर्थोसेंटर। अगर हम ऑर्थोसेंटर के बारे में बात करें कि ये ऑर्थोसेंटर होता क्या है, तो जरा गौर करें। ऑर्थोसेंटर का भी कंसेप्ट सर्कमसेंटर के जैसा ही है, बस थोड़ा चेंज है। सर्कमसेंटर में क्या होता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, यहां एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान दे, ये आपका ट्रायंगल, ये A, ये B और ये C, हम इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। वहां पे क्या था? वर्टेक्स से ड्रॉप नहीं होता था, वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। हम इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, हम इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो ये जो मीटिंग पॉइंट आया, इस मीटिंग पॉइंट को हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ये जो मीटिंग पॉइंट आया, इस मीटिंग पॉइंट को हम यहां पे क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर। तो उसी तरह से हमको इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन बहुत आसानी से निकल सकता है। गौर करें, ये निकालना है तो हम इन तीन में से कोई दो लाइन का इक्वेशन निकाल लें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा। तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट, इन तीनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, तो आप खुद बताइए स्लोप ऑफ BC निकलेगा। स्लोप ऑफ BC निकल गया। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो बताइए इसका भी स्लोप निकल जाएगा। मान देते हैं इसका स्लोप M1, तो M1 निकल गया। ये लाइन आपका A से पास कर रहा है, तो पॉइंट भी आपको पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है। अब बताइए इस लाइन का इक्वेशन निकलेगा कि नहीं?
आराम से निकल जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन निकल गया। सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन निकाल के इन दोनों को सॉल्व करें, हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट, और सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट और सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछते रहता है आईआईटी में। रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। ध्यान दे, ये एक लाइन ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये तीनों आपका कोलिनियर पॉइंट होता है। ये तीनों क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट। ऑर्थो सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकम सेंटर को C से और सेंट्रॉइड को G से। एक कंपनी है ONGC, ध्यान दे, एक कंपनी है ONGC। ONGC आप याद रखें, आप आसानी से इन तीनों के बीच रिलेशन दिमाग में रख सकते हैं। यहां पे गौर करें, इस लाइन को ये ONGC जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया और ये तीनों पार्ट इक्वल पार्ट है। ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों इक्वल है। यहां पे O आपका रिप्रेजेंट करता है ऑर्थो सेंटर को, N आपका रिप्रेजेंट करता है 9 पॉइंट को, मतलब 9 पॉइंट सर्किल के सेंटर को, G रिप्रेजेंट करता है सेंट्रॉइड को और C रिप्रेजेंट करता है सरकम सेंटर को। ध्यान दे, O ऑर्थो सेंटर, N हो गया 9 पॉइंट सर्किल का सेंटर, G हो गया सेंट्रॉइड और C हो गया सरकम सेंटर। लेकिन 9 पॉइंट सर्किल का सेंटर हमको नहीं पढ़ना है तो इसको हम हटा देंगे। लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, बराबर। तो अगर ये लैम्डा हुआ यहां से यहां, तो ये भी आपका लैम्डा, ये भी आपका क्या होगा, लैम्डा। अब अगर हम यहां से n को हटा दें, तो देखिए हम यहां से n को हटा देंगे। n को अगर हम हटा देते हैं तो आप खुद सोचिए, ये जो यहां से यहां तक है, ये आपका क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा बनेगा। तो O, G और C कोलिनियर होगा, जहां पे G जो होगा वो OC को इंटरनली डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, OG बाई GC इज इक्वल टू 2/1। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि O, G और C इन तीनों में से कोई दो का कोऑर्डिनेट पता हो तो तीसरे का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला के मदद से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विथ अ गिवन लाइन। ध्यान दे, मेरे पास यहां पे एक लाइन, ये लाइन आपका गिवन है। तो लाइन अगर गिवन है मतलब इस लाइन का स्लोप पता है। हमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जहां पे ये लाइन जो है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है x1, y1, ये गिवन है। और ये लाइन जो है इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। ध्यान दे, ये एक गिवन लाइन है, तो हमको ये गिवन लाइन है, हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये जो लाइन है ये गिवन लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है और वो पास कर रहा है x1, y1 से। अब आप खुद सोचिए, हमको अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज पता होना चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो पता है, हमको इसका स्लोप फाइंड करना है। हम मान लेते हैं इसका स्लोप m1। अब दो लाइन के बीच, ये m1 हमको फाइंड करना है, दो लाइन के बीच एंगल थीटा हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट से जानते हैं। दो लाइन के बीच एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m, ये m डिवाइड बाई 1 प्लस m1 का मॉड। अब आप खुद सोचें, थीटा तो पता है, तो थीटा अगर पता है तो tan थीटा पता चलेगा कि नहीं, आराम से पता चल जाएगा क्योंकि थीटा का वैल्यू मालूम है। तो थीटा मालूम था, tan थीटा निकल गया। m भी पता है आपको, m भी पता। तो यहां पे अननोन कौन है, केवल एक m1, तो m1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से हम m1 का वैल्यू निकालेंगे।
मॉड है, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो यहां से m1 का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि सेम सिचुएशन में 2 लाइन बन सकता है, इसलिए यहां पे आपके पास 2 लाइन है। कैसे बन सकता 2 लाइन? एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये भी तो बन सकता है, ये एंगल कह दिया थीटा। तो सेम सिचुएशन में 2 लाइन पॉसिबल है, इसलिए यहां पे m का 2 वैल्यू आएगा और 2 लाइन का इक्वेशन आएगा। मॉड हटाएंगे तो यहां पे क्या लेंगे? प्लस माइनस। तो ये था। अब हम देखते हैं यहां पे नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। मतलब कि मेरे पास यहां पे 2 लाइन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन। एक लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका लाइन L1 इक्वल टू 0 दे दिया है और ये लाइन आपका L2 इक्वल टू 0। अब आप गौर करें, यहां पे ये दोनों लाइन मिलके ये एंगल बनाया, ये दोनों लाइन मिलके आपका ये एंगल बना रहा है, तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसा जरूर होगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और कोई ना कोई लाइन ऐसा जरूर होगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा? तो वही चीज है यहां पे, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये 2 लाइन आर गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है ये लाइन डिवाइड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ये कंप्लीट लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक बार प्लस लेके चलेंगे तो एक लाइन मिलेगा, माइनस लेके चलेंगे तो दूसरा लाइन मिलेगा। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि यहां 2 लाइन तो आ रहा है, तो उन दोनों में कौन किसका इक्वेशन है इसका आइडिया नहीं है। तो इसके लिए हम ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। जैसे अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, जैसे यहां पे इंटरसेक्ट किया तो ये 2 तरह का एंगल बना रहा है, एक एंगल ये बनाएगा और एक एंगल ये। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज। ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो याद रखें एक एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा, तो दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो अगर हम ये पता कर ले कि कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज, या देख के हमको पता चल ही जाएगा एंगल से कि कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज, ठीक है। इसमें से अगर हम पता कर ले कि कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो अपना काम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसके लिए क्या है, ध्यान दें, जब कभी भी हमको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो लाइन गिवन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, दोनों के कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाएंगे, याद रखें, दोनों के कांस्टेंट टर्म को पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू। अब ये a1 a2 प्लस b1 b2 3 तरह का वैल्यू कंटेन कर सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो आया मतलब वो दोनों लाइन जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर है तो उस केस में ना एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा ना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ये 2 तरह का वैल्यू देगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो गौर करें, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव हुआ ग्रेटर देन 0, तो जो नेगेटिव साइन हम जब लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन कहां? यहां पे। जब हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो मेरे को मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और पॉजिटिव साइन जब लेके चलेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। कब? जब a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव होगा तब। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव साइन को जब हम लेके चलेंगे तो एक्यूट मिलेगा, और नेगेटिव साइन को लेके चलेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि C1 और C2 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यह था आपका एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट।
अब यहां पे क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर ट्रायंगल के अंदर है तो कंडीशन क्या होगा, कोई भी पॉइंट अगर ट्रायंगल के अंदर है तो कंडीशन क्या होगा। हम मान देते हैं यहां पे एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। तो गौर करें, अगर ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के सेम साइड है, देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर। तो ये दोनों अगर सेम साइड है तो इन दोनों को हम इसमें रखेंगे। तो A3 अल्फा प्लस B3 बीटा प्लस C3 डिवाइड बाई, अब ये पॉइंट A3x1 प्लस B3y1 प्लस C3 ग्रेटर देन 0 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये आया। और आपको हम ये बता भी चुके हैं शुरुआत में इसी वीडियो में कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। हम क्या बताए थे कि अगर दो पॉइंट लाइन के सेम साइड है तो उन दोनों पॉइंट को लाइन में जाके पुट करें। रेशियो अगर पॉजिटिव आया तो सेम साइड, रेशियो अगर नेगेटिव आया तो अपोजिट साइड। सेम यहां पे हो रहा है। उसी तरह से ये पॉइंट अगर ट्रायंगल के अंदर है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के सेम साइड होगा। तो इन दोनों को हम इसमें पुट किए तो देखिए A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 और नीचे A1 x3 प्लस B1 y3 प्लस C1 ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि सेम साइड है इसलिए पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के सेम साइड होगा। तो इन दोनों को जब हम पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 डिवाइड बाई A2 x2 प्लस B2 y2 प्लस C2 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो कोई भी पॉइंट अगर ट्रायंगल के अंदर है, लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, तो इस कंडीशन को मानेगा। और अगर कहता लाइज इनसाइड और ऑन द ट्रायंगल तो यहां पे इक्वालिटी होना शुरू हो जाता। लाइज इनसाइड और ऑन द ट्रायंगल तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो ये था आपका कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू बी लाई इनसाइड द ट्रायंगल। तो बस यहां तक इस वीडियो में हम पूरे स्ट्रेट लाइन को कवर किए, जो मेन टॉपिक है। बेसिक चीज आप देख लेंगे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। दो लाइन के बीच अगर एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के बीच तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है स्लोप 0 होगा। कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। कोई लाइन बाइसेक्ट करा फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्लोप 1, सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा स्लोप -1। तो ये कुछ एक बेसिक चीज है, तो वो आप देख लें, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। इस पे हम PYQ भी डालेंगे कि आप उन सारे प्रॉब्लम को बना लें। यही सब थ्योरी पे बेस्ड होगा, आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसके अच्छे से रिवीज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।